নৰ্থ ইষ্টৰ কটনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি হৈছে শ্ৰীমতী উল্কা মহাজন। তেখেত বম্বেৰ পৰা মোৰ লগত তেওঁ এই মুহূৰ্তত কথা পাতিব। আৰু উল্কাজী হৈছে যে তেওঁ এগৰাকী ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আৰু বিশেষকৈ মাৰ্জিনেলাইজড ডিপ্ৰাইভ ছেকশ্যনৰ মানুহৰ মাজত তেখেতে কাম কৰি আছে। আৰু যোৱা যিটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচন হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত তেখেতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। तो उल्का जी, आपको स्वागत है मेरा ये प्रोग्राम के लिए। और पहले आपको मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आसाम का जो व्यूअर्स है उन लोग को ये इनक्विजिटिव होगा, तो आपका बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में आपका एक्टिविटीज इसके बारे में थोड़ा सा बोलने से सुविधा होगा हम लोग का दर्शकों के लिए। मैं उल्का महाजन, मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में काम करती हूँ। वहाँ सर्वहारा जन आंदोलन ये संगठन है हमारा, जो आदिवासी इलाके में, आदिवासी क्षेत्र में ज्यादातर काम करता है। और किसान, खेत मजदूर और जो माइग्रेंट वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स है, उनके साथ हमारा काम चलता है। तो ये एक तरह की किसान और मजदूरों की यूनियन है। और मैं 35 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। हमारा बेस है रायगढ़ जिले में, लेकिन जो काम चलता है वो महाराष्ट्र के माइग्रेंट वर्कर्स के साथ और किसानों के मुद्दों पर भी होता है। तो बेस रायगढ़ में है, लेकिन हम काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और अलायंसेस से जुड़े हैं, जो इन सारे मेहनत कश समूहों की हकों की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। और पिछले 1.5-2 साल से मैं जुड़ी हूँ भारत जोड़ो अभियान इस प्रक्रिया से। और महाराष्ट्र की जो समन्वयक टीम है उसमें उसकी एक मैं सदस्य हूँ, और महाराष्ट्र की कन्वीनर के नाते भारत जोड़ो अभियान से जुड़ी। थैंक यू वेरी मच। अभी ये आप बताइए, जो हम लोग अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में। अभी 4 माह में just before we had this parliamentary election, 4 महीने पहले, तो फिर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था ये ऑपोजिशन पार्टीज ने, महाविकास आघाड़ी। अभी अचानक इस इलेक्शन में क्या हो गया? मतलब अभी हाउ आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या हो गया, कैसे हो गया? एक तो बहुत सारी वजह है, और हम सब लोग जानते हैं कि राजनीति, पॉलिटिक्स, ये कोई एक यूनिडायमेंशनल चीज नहीं है। उसमें बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसीलिए उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इतनी भारी जो पूरी जिम्मेदारी निभाई गई। पूरे देश में जो 3 राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें एक महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र में 48 पार्लियामेंट सीट्स में से 31 सीट्स ये महाविकास आघाड़ी, यानी जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है अलायंस, उसके प्रत्याशी चुन कर आए। और अभी जो डिबैकल हुआ है, जिस तरह से स्वीपिंग विक्ट्री बीजेपी और उनसे जुड़े हुए अलायंस, जिसको महायुति कहते हैं, उनको मिला है, उसमें बहुत सारी वजह अभी हम जब मूड कर देख रहे हैं उसमें हमको समझ में आ रही। आने वाले समय में और भी कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन अब तक जो जो हुआ है उसको मैं दो किश्तों में बांटकर यहाँ पेश करना चाहूंगी। एक तो जो बीजेपी और महायुति, बीजेपी की जो अलायंस है, उन्होंने क्या क्या किया और उनकी जीत के कारण क्या है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या रही। और दूसरा मेरा यानी प्रेजेंटेशन होगा वो एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की कमियां या उनकी प्रक्रिया में क्या गड़बड़ियां रही।
तो पहले मैं बोलना चाहूंगी जो बीजेपी ने खास करके किया यहाँ पर। एक तो आप सबको मालूम होगा कि 2022 के अंत में ही दो पार्टियां महाराष्ट्र में तोड़ी, एनसीपी और शिवसेना। और उसका जो एक दोनों के जो फ्रैक्शंस बीजेपी के साथ जुड़ गए, उन्होंने महायुति बनाई। उसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उस पर अब 2.5 साल हो गए, उस पर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से ना आना। ये एक बहुत बड़ी स्पेस बीजेपी और अलायंस के लिए क्रिएट करती है, और बहुत बड़ी मार महाविकास आघाड़ी पर उसकी पड़ती है, क्योंकि उसका डिसीजन ही ना हो। तो ये जो बाय डिजाइन एमवीए की ताकत कम करने की जो जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई, उसमें एक चीज तो ये है कि उसका डिसीजन ना आए। दूसरा है कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन ही नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, और ये इलेक्शंस ना होना, उसका भी काफी असर पार्टी का जो भी एक स्ट्रक्चर होता है, पार्टी की ताकत जो जमीन से आती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आती है, उस पर भी उसका असर। तो स्ट्रक्चरली ये जो चोट पहुंचा रहे हैं बीजेपी से, उसमें ये दो बड़ी बातें हैं जिसका असर इन विधानसभा इलेक्शंस पर भी हुआ है। तीसरी बात ये है कि जो लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो अभियान उतरा था, भारत जोड़ो अभियान के जैसे 8-9 प्रक्रियाएं महाराष्ट्र में हुई है, जो मूवमेंट्स है अलग अलग, और जो सिविल सोसाइटी की पहल उस लोकसभा चुनाव में रही, और वो इतनी तगड़ी और इतनी शानदार रही, जिसकी दखल महाविकास आघाड़ी ने भी ली, और उसकी दखल बीजेपी और उससे जुड़ी हुई पार्टियों ने ली। तो आखिरी जो सेशन हुआ विधानसभा का, उसमें उन्होंने इन सारी सिविल सोसाइटी और हमारे जैसे भारत जोड़ो अभियान के लोगों का बंदोबस्त करने के लिए जन सुरक्षा बिल लाया, पब्लिक सिक्योरिटी बिल, जो वो पास नहीं कर पाए क्योंकि उसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ। लेकिन उनको समझ में आया था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें उतरी है, और संविधान का नैरेटिव जो बहुत तगड़ा चला महाराष्ट्र में और देश भर में भी, उसके पीछे सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार पार्लियामेंट के चुनाव के पहले फडणवीस ने खास करके, और ये सारा स्ट्रेटेजाइजिंग इस बार विधानसभा चुनाव में उनके जिम्मे सौंपा गया, फडणवीस के जिम्मे, जो डेप्यूटी सीएम है अभी थे महाराष्ट्र के, और होम मिनिस्टर। उन्होंने ये खुलेआम कह दिया कि भारत जोड़ो को काउंटर करने के लिए लोकसभा चुनाव में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं थी पर्याप्त, लेकिन अभी विधानसभा में हमने आरएसएस को उतारा। तो उसमें उन्होंने आरएसएस और सारी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको सिस्टमैटिकली उतारा। बहुत अलग अलग राज्यों से बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे थे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने डेटा ले लिया था, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उनकी स्ट्रैटेजी बन चुकी थी। तो बहुत माइक्रो प्लानिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग और मल्टीपल लेवल पे उसका काम चलना, और एक भी जगह खाली न छोड़ना, नो इज नॉट लिविंग इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, ये जो कहते हैं उस तरीके का उनका बहुत माइन्यूट प्लानिंग रहा। और उन्होंने इलेक्शंस पोस्टपोन कर दी। इलेक्शन कमीशन का उसमें रोल है। जो हरियाणा के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ इलेक्शंस होने थे महाराष्ट्र के, वो उन्होंने महाराष्ट्र के पोस्टपोन कर दिए और काफी लेट किए। और उसके बीच में उन 3 महीनों में उन्होंने लगभग अलग अलग जो डिसीजंस लिए, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने लोगों के बीच उछाला। अब वो इसको रिश्वतखोरी कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की 3 महीने पहले से लाडली बहना जो एमपी में बहुत सक्सेसफुल रही, वो उन्होंने यहाँ पे लाई, और 3 महीनों में 7,500 रुपया लगभग 2 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया। लाडला भाई के नाम से उन्होंने स्कीम लाई। फिर बस का टिकट महिलाओं के लिए आधा कर देना, तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज, मुफ्त पिलग्रिमेज सारे रिलीजियस लोगों के लिए, और उसका बजटिंग उन्होंने सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से वो खर्चा किया गया।
तो अलग अलग तरह की बहुत सारी स्कीम्स किसानों के लिए, आम जनता के लिए उन्होंने लाई, और उसमें 2000 जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस उन्होंने पास किए इसी दौरान, और 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट की तिजोरी से उन्होंने निकाला। तो ये सारा 3 महीना पहले से चलता रहा। फिर उनकी जो हमेशा की स्ट्रैटेजी है पोलराइजेशन करना, हिंदू मुस्लिम के बीच, मराठा और ओबीसी के बीच, वो भी नीति उन्होंने बहुत तगड़े रूप से चलाई, और छोटी पार्टियों को अपने साथ में ले लेना, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमवीए के वोट्स काटने के लिए काफी अलग अलग कैंडिडेट खड़े करना, छोटी पार्टियों को साथ में लेकर उनको स्पॉन्सर करके उनके कैंडिडेट्स खड़ा करना। तो मल्टीपल कैंडिडेट्स ने जिस तरह के से वोट काटा है, वो भी असर उसका भी असर बहुत हुआ। तो ये सारी अलग अलग वजह थी, और सिर्फ 14 दिन मिले कैंपेनिंग के लिए। तो जो विड्रॉल की डेट है, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस, और आखिरी दिन कैंपेनिंग का, इसके बीच सिर्फ 14 दिन। तो ये सारे एमवीए को कैंपेनिंग के लिए जो समय मिला वो सिर्फ 14 दिन का मिला। परसेंटेज वो जो भी वोटिंग के दौरान हुआ है, वो सारी गड़बड़ियां जो अभी सामने आ रही हैं, उसमें बोगस वोटिंग, डबल वोटिंग, ये बहुत हुआ है। बहुत पैसा उछाला गया, बहुत यानी बहुत पैसा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, जो उन्होंने किस तरीकों से पाया है वो हम सब जानते हैं। अदानी उनके पीछे है, क्योंकि महाराष्ट्र वो छोड़ने नहीं चाहते थे, और मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कब्जे में रखना, इसके लिए जिन्होंने उनको बहुत भारी मदद की है, उसमें ऑब्वियसली अदानी ग्रुप है ही। और जितना पैसा उछाला गया इस बार, अपर मिडिल क्लास के घरों में एनवेलप्स पहुंचाए गए, और इसकी तरफ बिल्कुल नजरअंदाज किया इस चीज को इसी इलेक्शन कमीशन में। आपने टीवी पर देखा होगा कि वोट काउंटिंग के एक दिन पहले इनके राष्ट्रीय जो नेशनल सेक्रेटरी में से एक पकड़े गए पैसे बांटते हुए। वहां पे पैसा उनके पास नहीं मिला, लेकिन सारी डायरीज मिली, जिसमें बंटवारा उन्होंने लिख के रखा था, किसको कितने देने, और खुद वो पहुंच जाते हैं और रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इन सारी चीजों को नजरअंदाज करना, और इतना जो पैसा उछाला गया, उन्होंने उद्धव ठाकरे के को हेलीकॉप्टर से उतरते ही उनकी बैग्स हमेशा, हर बार उन्होंने चेक की। जो भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस के लीडर्स हो, उनको लगातार चेक कर रहे थे, लेकिन एक भी बार बीजेपी के नेताओं के बैग्स कभी चेक नहीं किए गए, और खुले आम पैसों की नदियां बहती है। तो ये हम कहेंगे कि एक तरह से इस विधानसभा चुनाव में एक एज महायुति को, यानी बीजेपी लेड अलायंस को जरूर था, लेकिन इतना स्वीपिंग विक्ट्री मिले, इस तरह का मैंडेट, इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं था। मैं खुद महाराष्ट्र के सारे रीजन्स में घूमी हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमने जाके कैंपेनिंग किया, वर्कशॉप्स किए, सोशल एक्टिविस्ट के, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, और वहां पे ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये इतनी स्वीपिंग वेव सुनामी चलती तो उसको बिल्कुल वो समझ में आता ना, वो किसी एग्जिट पोल में दिखा, ना किसी पत्रकारों की रिपोर्टिंग में दिखा। तो अचानक से ये सुनामी एक मिनट, जी। आपको आपको पता चला था क्या? मतलब चुनाव से पहले आपको पता चला था, मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कोई आपको अंदाजा मिला था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइट होगी फाइट, ये हम जानते थे, और बहुत नेक टू नेक चुनाव चलेगा ये भी जानते थे। लाडली बहना का असर होगा ये भी जानते थे, बाकी सारी स्कीम्स का होगा, पोलराइजेशन ये जिस तरह से कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आएगा, ये भी हम समझ रहे थे। लेकिन इतना बुरा हाल महाविकास आघाड़ी का होगा ये बिल्कुल हवा नहीं थी। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज उसको देख रही थी, उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और मैं तो ज्यादा ग्रामीण इलाकों में काम करती हूँ, तो रूरल एरियाज में क्या हवा थी, हम बहुत जगह पे घूमे। महाविकास आघाड़ी की सिचुएशन बहुत तगड़ी नहीं थी, ये तो बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल बहुत तगड़ी नहीं थी। लेकिन और एक एज जरूर
महायुति को रहेगा, ये भी हम जान रहे थे। लेकिन इतना बुरा हाल होगा, ये बिल्कुल हवा उसके लिए। अब ये सारा जो अब तक मैंने कहा है उसमें ये भी हुआ है कि अजित पवार का एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन दोनों को जितनी सीट्स मिली है उसकी एक एक सीट, जित सीट का आंकड़ा हम देखेंगे, शिवसेना को 57 मिली और एनसीपी अजित पवार को 41 मिली, और तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी की मिला के सिर्फ 50 सीट्स मिली। तो शिवसेना जो गद्दारों के लिए, यानी उसके बारे में प्रचार होता, लोगों के, जनता के मन में उसके प्रति गुस्सा था, लेकिन शिवसेना को, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पूरी एमवीए से ज्यादा सीट मिलना, ये ये समझने के परे है। यानी हम ये बिल्कुल जो जमीन पर नहीं दिख रहा था वो हुआ, और उसके पीछे ये सारे कारण हैं। अभी जो बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि काउंटिंग के दिन क्या क्या हुआ, उसमें कई जगह पे ये पाया गया कि इसकी मशीन की, ईवीएम मशीन की बैटरी 99% थी। ये कैसे हो सकता है, ये सवाल उठ रहा है कि अगर पूरा दिन ईवीएम मशीन काम कर रहा था तो अभी जब खोलते हैं उसको काउंटिंग के दिन पर, वहां पे 99% बैटरी कैसे दिख रही है। डिस्क्रिपेंसीज है, जितना वोटिंग हुआ उसका फाइनल आंकड़ा और अब आगे आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां, गफले, बोगस वोटिंग की केसेस, डबल वोटिंग की केसेस सामने आ रही है, और उसको लेकर कुछ वकील, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एमवीए के भी कुछ कैंडिडेट्स इसको चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी तक की स्थिति। अब मैं बताऊंगी महाविकास आघाड़ी की क्या स्थिति। लोकसभा चुनाव में उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना था, अ, और आपस में तीनों पार्टियां एक साथ मिलजुल कर काम कर रही थी। कैंडिडेट किसी का भी हो, तीनों पार्टियों ने अपने अपने वोट्स ट्रांसफर किए थे एक दूसरे को। लेकिन इस चुनाव में अंत तक, यानी नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन तक ये तय नहीं हो रहा था कि सीट किसको जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स की तैयारी है उसके लिए उनके पास समय ही नहीं था, क्योंकि आपस में बहुत कम तालमेल दिखाई दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना होना और मुख्यमंत्री की बात को ले, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बात को लेकर जो एक तनाव बना रहा, वो भी एक वजह थी। आपस में बहुत खींचातानी होती रही। छोटी पार्टियों को साथ में लेना चाहिए था। एमवीए की जो तीन मुख्य पार्टियां हैं, उसके अलावा जो प्रोग्रेसिव पार्टीज महाराष्ट्र में हैं, उनको पहले से साथ में लेके सीट बंटवारा ठीक से हो, ये बात होनी चाहिए थी, जिससे एक संदेश जाता कि हम सब एक साथ में। तो वो एक यूनाइटेड फ्रंट होने का जो एक चेहरा होता है, जो एक मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज आम लोगों तक नहीं गया। ये चीज बहुत गंभीर इससे चोट पहुंची है। और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर एमवीए के मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हुए। तो 1 to 1 जो फाइट होना चाहिए था, वो फाइट कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं हो पाया, और विड्रॉल के दिन तक ये चलता रहा कि फाइनली सीट किसको मिलेगी। यानी हम भी जहां जहां काम कर रहे थे, वहां हमको ये आखिरी नॉमिनेशन विड्रॉल के दिन तक समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफिशियल कैंडिडेट एमवीए का कौन है। और हमारे टीम मेंबर्स भी पूछताछ कर रहे थे कि हम किसको माने एमबीए का ऑफिशियल कैंडिडेट, क्योंकि दोनों तीनों कैंडिडेट एक साथ घोषित किए गए थे। अ, तो इस बात को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहा पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में। नो माइक्रो प्लानिंग, जितनी तगड़ी माइक्रो प्लानिंग बीजेपी करती है, उसको काउंटर करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज प्लानिंग होना चाहिए था, हो ही नहीं पाया, क्योंकि सीट किसको जाएगी यही तय नहीं। उसमें से जितनी सीट पहले से तय थी उसको घोषित करना चाहिए था, ताकि वो कैंडिडेट काम करना शुरू कर दे। उनके साथ जो टीम्स जुड़ी है भारत जोड़ो अभियान के जैसे, वो भी काम, हमारा काम पहले से शुरू था। लेकिन अगर कैंडिडेट और उनकी टीम्स और पार्टीज की, पार्टी वर्कर्स जब तक एक्टिव नहीं होते, सिर्फ सिविल सोसाइटी या सिविल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत लेट हुआ। नो प्रॉपर स्ट्रेटेजाइजिंग, नो कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन। मैनिफेस्टो भी बहुत लेट हुआ। मैनिफेस्टो काफी अच्छा था एमवीए का, और हमने जो भारत जोड़ो अभियान ने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें से बहुत मुद्दे उठाए गए। ये अगर पहले होता, हमने उनको सितंबर में दिया था हमारा मैनिफेस्टो,
वो अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही इनका फाइनल होके आ जाता तो उसको लेकर कैंपेनिंग बहुत तगड़ा हो सकता। लेकिन वो मैनिफेस्टो लेट आना ये एक वजह थी। और ओपोनेंट की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है उसको समझ ही ना पाना, और किस किस तगड़े रूप से स्ट्रैटेजाइजिंग किया जा रहा है बीजेपी और उनके गठबंधन में, उसका अंदाजा ही नहीं ले पाए। तो इनएडिक्वेट फाइनेंसेस ये और एक वजह थी। इनके पास पैसा बहुत कम था। जितना पैसा उछाला है बीजेपी ने इस इलेक्शन में, उसकी तुलना में महाविकास आघाड़ी के पास लगभग कुछ ज्यादा नहीं था। और एक तगड़ा काउंटर नैरेटिव या लोकसभा इलेक्शन में नैरेटिव एमवीए ने सेट किया। संविधान को बचाना है ये नैरेटिव सेट करने में और उसका एक मैदान खड़ा करने में एमवीए कामयाब रही थी। और ये डिफेंसिव पर थे बीजेपी, और इसका उनके वहां तब तो अलायंस नहीं था। बीजेपी एकदम डिफेंसिव मोड पर थी लोकसभा चुनाव के दौरान। विधानसभा में उल्टा हो गया। नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया और काउंटर नैरेटिव उतनी तगड़ी रूप में एमवीए नहीं खड़ा कर पाया। मतलब मतलब तो और कैस मुस्लिम नेता और अब मैं दो ही मेरे मुद्दे हैं वो खत्म करती हूँ फिर आप पूछिए। जो मुस्लिम नेता और मौलाना है उन्होंने बिल्कुल एमवीए को अपना समर्थन दिया था। लेकिन जिस लेटर के साथ ये समर्थन दिया गया उसको बहुत अलग तरीके से उसका उपयोग करते हुए बीजेपी ने जिस कदर सोशल मीडिया में और पॉपुलर मीडिया में भी उसकी बात को उछाला, उसका एक उल्टा असर भी एमवीए पर हो गया और वो पोलराइजेशन कर पाए इस बार। तो ये सारी मिला जुला के चीजें हैं एमवीए की ओर से जो कमियां थी। और बीजेपी और उनके अलायंस ने जिस कदर पैसे और स्ट्रैटेजाइजिंग दोनों साथ साथ किया उसका ये मिला जुला असर। अभी मेरा सवाल, पहला सवाल ये है, मतलब जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब इन लोग का, मतलब महाविकास अघाड़ी का बीच में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग था और उन्होंने नैरेटिव भी बनाया, अच्छा नैरेटिव भी बनाया। उनने ऑफेंसिव कैंपेन भी शुरू किया था। तो अचानक आफ्टर 4 months, हाउ कुड एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग? क्यों ऐसे क्यों हुआ? ये जो महाविकास आघाड़ी का बीच में ऐसे क्या हुआ जो, मतलब उन लोग का जो स्पिरिट इतना डैम्पेन हो गया? अ, एक तो जो मैंने पहले ही वजह बताई कि इनका आपस में सीट बंटवारे को लेकर अ, जो एक मैच्योरिटी दिखाई गई लोकसभा चुनाव के दौरान, उस तरीके से उनका आपस में वो नहीं रही। और खास करके मुख्यमंत्री की बात को लेकर और कांग्रेस की ओर से भी जो एक बड़प्पन दिखाना जाना चाहिए था। एक नेशनल पार्टी होने के नाते लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की कांग्रेस ने। लेकिन विधानसभा चुनाव में 95-95 टू ईच पार्टी, ये जो उन्होंने फाइनलाइज किया वो अच्छा था। लेकिन वो करने में काफी समय लिया और उसकी जो चर्चाएं होती रही उसमें बहुत खींचातानी होती रही और छोटी पार्टियों को पहले से जो लेना चाहिए था वो नहीं था। तो ये एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस था, या आपस में विश्वास थोड़ा कम हो जाना और एक दूसरे के बारे में मन में संदेह शक पैदा होना, क्या हुआ एग्जैक्टली उस पर हम नहीं टिप्पणी करना चाहते। लेकिन ये जरूर हुआ है कि वो जो एक यूनिफॉर्मिटी और एक यूनिटी दिखाई दी थी लोकसभा चुनाव में, उसमें जरूर कमी आ गई विधानसभा के दौरान। लेकिन उसका असर जो जनता पर हुआ है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने एकदम 4 महीने में अपन पूरा वोटर्स ने अपना मन बदल दिया या राय बदल दी, ये असंभव है। क्योंकि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सिर्फ इमोशनल चीज नहीं चलती। यहाँ पे काफी तादाद में लोग अलग अलग मूवमेंट से जुड़े हैं, अलग अलग विचारों के और प्रोग्रेसिव विचारों के ऑर्गेनाइजेशनल बेस जहाँ पर है, ऐसे इलाके महाराष्ट्र में कोने कोने में है।
तो ये सिर्फ इमोशनल तरीके से और पैसों की ताकत पर और सिर्फ लाडली बहना का असर पर चुनाव जीतना असंभव है। ये बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड है। ये प्लेन वर्डिक्ट या उसको हम ये फेयर वर्डिक्ट नहीं कह सकते। हम्म। इसमें ना बहुत तरह के मैनिपुलेशंस हुए। ना अभी मेरा दूसरा सवाल ये है जो आपने बताया था, जब जो फाइनल डे था, जो मतलब नॉमिनेशन फाइल करना और उसके बाद सिर्फ 14 डेज था कैंपेन करने के लिए। मतलब ये कि ये हो सकता है कि ये मतलब इलेक्शन जो प्रोसीड्यूर में ये अलाउड है क्या? इलेक्शन प्रोसीजर की बात मैं इतनी नहीं नहीं जानती। वो इसमें जो एक्सपर्ट्स है वो बता पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता तो चैलेंज किया जाता उसको, तो प्रोसीजरल होगा। इसलिए बाकी ऑपोजिशन पार्टियों ने भी उसको मान लिया। लेकिन ये जानबूझकर उसका डिजाइन, उसको ऐसे करना डिजाइन कि समय ही ना बचे और ये तीनों पार्टियों को आपस में तालमेल बनाने का कुछ भी अवसर ना मिले, ये जानबूझकर बिल्कुल सोच बूझ के साथ किया गया। लेकिन ये समझना जरूरी था कि हम लगातार ये बोला जा रहा था महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र को बीजेपी नहीं छोड़ी। तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाकर वो, क्योंकि महाराष्ट्र फाइनेंशियली मजबूत स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र में है देश का, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अदानी के जो भी सारे प्रोजेक्ट्स है अलग अलग जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, उनको वो नहीं छोड़ेंगे। अ, लेकिन उसको जितना सीरियसली लेकर अपनी रणनीतियां बनानी चाहिए थी, उस वो बनाने में महाविकास आघाड़ी थोड़ी कम पड़ गई है, ऐसे साफ दिख। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है, मतलब एवरीथिंग went right for Mahajyoti and everything went wrong for Mahavikas Aghadi. But despite all that, आपने बोला फिर भी जो रिजल्ट आया, जो फलाफल मिला, वो नहीं होना चाहिए। सही? जी। हाँ। यानी इतने खेलों के बावजूद लोकसभा चुनाव में भी ऐसा काफी स्ट्रेटजीज उन्होंने चलाई थी। लेकिन तब ये था कि लोग उसमें उतरे थे कि ये एक पूरे जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, अपनी जो भूमि है उस भूमि और लड़ाई की भूमि को बचाने की जरूरत है। और इसीलिए जो जुनून था वो जुनून लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में विधानसभा के दौरान भी था। लेकिन उसका एक उसकी एक उसको साथ देनी चाहिए थी स्ट्रेटेजाइजिंग। और कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने भारत जोड़ो अभियान के ओर से ये रखा था कि स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए महाविकास आघाड़ी पार्टियों की और हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, और हर विधानसभा क्षेत्र में भी बननी चाहिए, ताकि वहां का की रणनीति, वहां का स्ट्रेटेजाइजिंग माइक्रो प्लानिंग के साथ। ये कोशिश कहीं कुछ कुछ जगह पे कामयाब रही, लेकिन ओवरऑल स्टेट में ये नहीं बन पाया क्योंकि समय ही बहुत कम। तो इस उसका बहुत ही ज्यादा असर हुआ है कि समय कम होना और आखिरी दम तक कैंडिडेट का पक्का ना होना, उससे बहुत बहुत ही चोट पहुंची। अभी दूसरा एक बात है, मतलब अभी जो इलेक्शन रिजल्ट जब आया, जो चुनाव का रिजल्ट आया, ठीक है, बीजेपी तो खुश होगा और महाविकास आघाड़ी का जो लोग है वो तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। बट जो जनरल आम आदमी है, उन लोग का बीच में उन लोग क्या बोल रहा है ये रिजल्ट के बारे में महाराष्ट्र में? अभी वो धीरे धीरे आवाज आ रही है, अलग अलग स्टोरीज आ रही है बाहर की, कैसे गफले हुए हैं, कैसे मैनिपुलेशंस हुए हैं, उसकी अलग अलग स्टोरीज आ रही है। कई लोग कोर्ट में जाने की कोशिश में है कि उसको चैलेंज करने के लिए। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जहां स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कब्जे में है वहां पे ये सारे खेल वो खेल पाए। झारखंड में उल्टा था, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कब्जे में है, इलेक्शन कमीशन और उसकी सारी जो भी प्रशासन है वो हाँ, उनके ये साथ।
एक बहुत बड़ा यानी उनकी जो मजबूती की चीजें हैं उसमें ये एक बात थी। और वो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस ताकत को और इस सीआई को कब्जे में रखते हैं, इलेक्शन कमीशन को, ये भी यहाँ देखा गया। लेकिन आम जनता में, किसानों के बीच गुस्सा है। हम जहाँ काम करते हैं वहां पे आदिवासी, वहां की स्टोरीज आ रही है कि जितना वोटिंग हुआ वो उतना दिखाई नहीं दिया। कुछ कैंडिडेट्स के को 0 वोट मिले। तो वो भी उस पर सवाल उठा रहे कि कम से कम उनके परिवार के लोग तो उनको वोट करते ही और किया है, फिर वो कहाँ गायब हुए। तो ये एग्जैक्टली गफला क्या है और कहाँ कहाँ पे ये मैनिपुलेशंस है, कहाँ कहाँ मिसमैनेजमेंट है, ये सारे मामले धीरे धीरे सामने आएंगे। और इसके प्रति जो अभी तो बहुत सहमे है, सदमे में भी है लोग, ये शॉक है, ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। तो पत्रकार भी शॉक में है, कार्यकर्ता भी शॉक में है, आम जनता तो है ही। तो उसका एक मिला जुला असर जो है, उससे थोड़ा उस सदमे से बाहर निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ताकि लोग रैशनली चीजों को देख पाए, मुड़कर देख पाए, और उससे आगे बढ़ने का तरीका भी सामने। नहीं, उल्का जी, आपने एक बहुत ही मतलब समझदार जो बात किया आपने। मतलब झारखंड में द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इन बीजेपी's हैंड्स, बट इसमें महाराष्ट्र में इन लोग ने पूरा कोशिश किया। और मैं भी यही मान के चलता हूं, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो मैंडेट है, इट्स नॉट अ फेयर मैंडेट। ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अभी अभी मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप दिस डिस्कशन। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी जो ऐसे जो माहौल बना, महायुति ने मतलब इतना इतना इन लोग का पास सीट आया, इतना ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उन्होंने उन्होंने उनको मिला। तो अभी व्हाट व्हाट विल बी द नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? महाराष्ट्र में क्या होगा, क्या होने वाला है? और बाकी जो महाविकास आघाड़ी ने क्या करेगा? आप लोग जो सिविल सोसाइटीज का लोग है, उन लोग का सोच क्या है? मतलब व्हाट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर? ये तो देखना पड़ेगा कि महाविकास आघाड़ी इसको कैसे आगे बढ़ाती है, लड़ने के मोड में जाती है या क्या करती है। अभी धीरे धीरे उसका उसका डायलॉग भी ओपन होगा। आज ही रात को कई सारे ग्रुप्स मिल रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी, और उसके बाद फिजिकल मीटिंग्स के लिए भी। 2 दिन तो सभी के सदमे में गए हैं कि एक दूसरे के साथ बोल भी नहीं पाते थे, कई रो पड़े, क्योंकि बहुत महीनों की मेहनत इसके पीछे थी और बहुत लोगों ने मेहनत की है। लेकिन अब उससे बाहर आ रहे हैं लोग और ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। अब जितना तगड़ा यानी बहुमत उन्होंने पाया है, उसकी ताकत पर ये किसान के विरोध में भी कई डिसीजंस कर पाएंगे। जो पब्लिक सिक्योरिटी बिल उन्होंने लाया था अर्बन नक्सल बोलकर हमको, उसके खिलाफ वो भी अभी लाने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे कानून और जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको चलाया जाएगा। पूरी धारावी जो अदानी के कब्जे में उन्होंने देने की साजिश की है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसका असर सब पर होने वाला है, स्लम ड्वेलर्स पर होने वाला है, किसानों पर, मजदूरों पर, महिलाओं पर। और आने वाले दिनों में ये सामने आते जाएगा। तो अब तो लड़ाई और आंदोलन का समय है। अब एक एक समूह की जो अपने हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसके लिए हमको ताकत जुटानी होगी। और जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो लोग एक अपना हौसला थोड़ी देर के लिए खो बैठे हैं, हताशा जो है उससे बाहर निकालना होगा। और हम लोगों ने तो उसकी शुरुआत की भी है कि इस सारी चीज को हम लड़ाई के रूप में देखें और हम हताश ना हो, निराश ना हो, इसके लिए कोशिश जारी है। और सभी खेमों से ये भी आवाज आ रही है कि ये भी बताना जरूरी है कि एनडीए के साथ हम खड़े हैं। तो जो भी लड़ाई महाविकास आघाड़ी भी आगे ले जाना चाहती है वो भी हम मिलजुल के आगे ले जाएंगे। और ये लड़ने का समय है, हारने का या रोने का समय नहीं है। ये बार बार हमको आगे लाना होगा, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है।
ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, शाहू फुले, इनका महाराष्ट्र है, जहाँ पे लड़ाइयाँ लोग लड़े हैं। जितनी भी विरोधी स्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसके बावजूद यहाँ महाराष्ट्र अपनी लड़ाई के लिए जाना जाता है। तो ये लड़ाई जरूर होगी, और बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में हैं यहाँ पे, तो ऐसा संत विचारों का भी बीज है जिसको लेकर हम फिर उठ खड़े हैं। I'm so grateful to you, Ulkaji, for sparing time to be interviewed by me. And you have so nicely, you have covered everything, and you have spoken with so much understanding and determination. Maybe the Mahajati has come to power, but people like you, with people like you, I think there's still hope, and we have to fight, and we have to fight against all their anti-people acts and anti-people activities. And once again, I thank you for being with me and participating in this discussion. Thank you very much, Ulkazi. Thank you for inviting me. Okay.